हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ लर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? देखिए, बुक के अकॉर्डिंग लिखा गया है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। ठीक है, कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट में मिल रही हो और वो उससे हमारा नीड सेटिस्फाई हो रहा हो तो वो रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं जो कि उन पे लगना चाहिए, मतलब ये सारे कंडीशंस होनी चाहिए टू बी अ रिसोर्स। ठीक है, सबसे पहले वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसे एक्सेस करने के लिए, उसे यूज़ में लाने के लिए उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, राइट। दूसरी चीज़ इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब वो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। वैसे नहीं कि 10 रुपये का वो अंदर सामान है ज़मीन में पड़ा हुआ और हमें लग रहा है 100 रुपये उसे निकालने में, तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, मतलब वो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, राइट। तीसरी जो चीज़ है वो कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब समाज में लोग उसे एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई रिसोर्स। ठीक है, आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स, तो आप ये लिख सकते हो, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये जो रिसोर्स हमें मिलती है तो ये 3 चीज़ों के इंटरेक्शन से हमें मिलती है। ठीक है, वो 3 चीज़ हैं फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब नेचर से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस पर हम कुछ टेक्नोलॉजी लगाते हैं, राइट। फिर हम एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं और वो इंस्टीट्यूशन उस चीज़ को यूटिलाइज करती है और उस चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है और उससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, interdependent relationship between nature, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, जब ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं तो हमें वो रिसोर्स प्रोवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए आप ये समझ लीजिए कि रिसोर्स जो है ना वो तरह का नेचर में वो एक रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाए, जब तक उस पर कुछ टेक्नोलॉजी नहीं लगे, तब तक वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक पेड़ का डाली हो, वो उसमें मतलब पेड़ का डाली लकड़ी है और वो हमारे पास है, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल उस पर कुछ एक्शंस परफॉर्म हो, उस पर कुछ टेक्नोलॉजी लगे, तब वो जाके हमारे लिए फर्नीचर बनेगी, राइट। तब उसे हम रिसोर्स कह सकते हैं। अदरवाइज बिना एक्शन परफॉर्म किए और बिना उस पर टेक्नोलॉजी लगे वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology, and institution. Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development. तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ कुछ टेक्नोलॉजी लगा के
और वो इंस्टीट्यूशन फॉर्म करते हैं, और वो इंस्टीट्यूशन अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है हमारा। ठीक है, तो ये है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मैनी? क्या लगता है कि रिसोर्सेज फ्री है नेचर का? नहीं, रिसोर्सेज फ्री नहीं है। ये रिसोर्सेज जो है वो फंक्शंस हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स खुद ही एक रिसोर्स है। ठीक है, जो कि अलग अलग मटेरियल जो इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको यूज़ में लाते हैं हम, तो वो रिसोर्स है। ठीक है, वो फ्री नहीं है, इट इज़ नॉट फ्री एट ऑल। उस पे हमारा एक्शन लगता है, हमारी मेहनत लगती है, तो वो फ्री नहीं है। ठीक है, रिसोर्सेज एक फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। ठीक है, इट इज़ नॉट फ्री। सो अगर आपको आए कि व्हाट डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, तो आप उसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो। हाँ, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। पहले लिख देना इट इज़ नॉट अ फ्री, they are not free. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resource. They transform material available in our environment into resource and use them. ठीक है, जो भी चीज़ इन्वायरमेंट में पड़ी है और उसके ऊपर हम कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उस रॉ मटेरियल को उसको हम प्रोसेस करते हैं और फिर उसको हम यूज़ में लाते हैं, मतलब कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, वो लकड़ी से अब फर्नीचर बन गया, तो उस पर हम लोगों ने कुछ एक्शन परफॉर्म किया, उस रॉ मटेरियल को हमने प्रोसेस किया और वो ट्रांसफॉर्म हो गया। सो दे आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। आपको समझ में आ गया होगा, राइट? नेक्स्ट मूव करते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कैसे कैसे बांटा गया है देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, on the basis of ownership, on the basis of status of development, on the basis of origin। देखते हैं यहाँ पर ओरिजिन मतलब वो बायोटिक है या अबायोटिक है, मतलब वो जिंदा है या फिर मतलब वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, मतलब उसके यूज़ से वो ख़त्म हो जाएगा या फिर वो नहीं ख़त्म होगा। ओनरशिप मतलब वो रिसोर्स किसको बिलोंग कर रहा है, क्या वो किसी इंडिविजुअल को बिलोंग कर रहा है, मे बी अ कम्युनिटी, मे बी अ नेशन और मे बी इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पे भी रिसोर्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, लेट्स सी। नेचुरल, देखिए रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एंड ह्यूमन। ओके, नेचुरल में फिर उसको फर्दर डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। देन फर्दर क्लासिफाई किया गया उसे रिन्यूएबल को कंटिन्यूअस और फ्लो, विंड, वाटर।
नेक्स्ट बायोलॉजिकल में उसे क्लासिफाई किया गया है नेचुरल, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। इधर ह्यूमंस में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, फर्दर नॉन रिन्यूएबल को किया गया है क्लासिफाई रिसाइक्लेबल मेटल एंड नॉन रिसाइक्लेबल जैसे कि फॉसल फ्यूल्स। तो वन बाय वन हम इनको अभी डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। सो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले बायोटिक मतलब जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो भी लिविंग थिंग्स है दो इस प्लैनेट पे, दोज आर टर्म्ड एज रिसोर्स। ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस बायोस्फीयर में, ह्यूमन बींग्स को मिलाकर, वो सारे बायोटिक रिसोर्स है हमारे। ओके, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा प्लांट्स किंगडम को कहा जाता है और फौना एनिमल किंगडम्स को, राइट। नेक्स्ट अबायोटिक रिसोर्स, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मेटल्स। ओके, अगर आपको आए एग्जामिनेशन में व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक रिसोर्स या व्हाट इज बायोटिक रिसोर्स, तो आप लिख सकते हो these are obtained from biospheres and have life। जिनमें लाइफ हो वो सारे बायोटिक रिसोर्स है, या फिर उसमें आप ऐड कर सकते हो all living things on this planet are termed as biotic resource, right। और आप अबायोटिक के लिए ये डेफिनेशन आप यूज़ कर सकते हो एग्जामिनेशन में अगर आए तो। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब उसे यूज़ करने से क्या वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी या क्या वो चीज़ रहने वाली है, मतलब उसका यूज़ करते करते क्या वो ख़त्म हो जाएगी कम्प्लीटली, या फिर वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। सो रिन्यूएबल रिसोर्स, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्लेस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। जो भी रिसोर्स रिन्यू हो सके किसी भी तरीके से, बाय फिजिकल प्रोसेस और बाय केमिकल प्रोसेस और बाय मैकेनिकल प्रोसेस, मतलब कोई भी रिसोर्स जब नेचुरली वो रिन्यू हो जाए या नेचुरली वो रिप्लेस हो जाए उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले, राइट। वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, ये खुद ब खुद रिन्यू हो जाते हैं नेचर में। सो दैट्स वाई इट इज़ टर्म्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्स। और अब यहाँ से डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है, यहाँ तक आप डेफिनेशन लिख लेना। नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वैसे रिसोर्स जो कि यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे और वो बहुत साल लगाएंगे वो वापस से रिप्लेस होने में या रिन्यू होने में, ठीक है। मतलब अगर हम उनको यूज़ कर रहे तो एट टाइम इवेंचुअली वो एक समय आएगा और वो रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे और फिर उनको बनने में बहुत साल लग जाएंगे।
So that's why it is termed as non-renewable resource. जैसे कि उसके एग्जाम्पल्स हो गए मिनरल्स एंड फॉसल फ्यूल्स। जो भी हमारे पास मिनरल्स है और फॉसल फ्यूल्स है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अगर हम लोग उसको ऐसे यूज़ करते रह गए तो इवेंचुअली इट विल एग्जॉस्ट। सो ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अगर आपको आए डेफिनेशन तो आप उसे लिख लेना यहाँ तक। अब उसे यहाँ लिख लेना एग्जामिनेशन में अगर आए तो। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब वो रिसोर्स किसको बिलोंग कर रहा है। तो पहला जो है वो इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब जैसे कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर इंसान को वो बिलोंग कर रही है, ठीक है। जैसे कि आपका घर हो गया, आपका खेत का ज़मीन हो गया, बहुत सारी चीज़ हो गए, वो सारे चीज़ इंडिविजुअल रिसोर्स में आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा गया है these are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर वो बिलोंग कर रही है तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। जैसे कि आपका मकान, जैसे कि आपकी खेत की ज़मीन, आपका कोई और प्रॉपर्टी, या फिर आपने कोई पर्सनल झील बनवाया हो, कुआं बनवाया हो, तो वैसे सारे चीज़ इंडिविजुअल रिसोर्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में आए तो आप उसे यहाँ पे लिख सकते हो। वेट अ सेकेंड। सो आप उसे यहाँ तक लिख सकते हो दीज आर ओन प्राइवेटली, यहाँ तक आप लिख लेना। उसके बाद का लाइन होगा एंड कांट बी एक्सेस्ड बाय समवन एल्स, मतलब अगर वो किसी पर्टिकुलर इंसान को बिलोंग कर रहा है तो उसको और कोई एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। और उसके एग्जाम्पल्स आप फिर लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल प्लांटेशन, pasture lands, ponds, water in wells, houses, ये सारी चीज़ एग्जाम्पल्स में आ गए, राइट। So let's move on to next, community owned resource. So ये एक ऐसे रिसोर्स है जो कि एक कम्युनिटी, मतलब इनका ओनरशिप एक कम्युनिटी को जाता है, ठीक है, कि एक कम्युनिटी ओ करते हैं। सो ये एक्सेसिबल होते हैं टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी गली मोहल्ले में रह रहे हो, वहाँ पे एक पार्क है, तो वो पार्क आपके गली मोहल्ले के लोग आप यूज़ कर रहे हैं, राइट। कहीं आपके आसपास में पिकनिक स्पॉट है तो वहाँ के अगल बगल लोग वहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है ये देयर आर रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ये सारे रिसोर्स कुछ कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबल होते हैं, इनको कम्युनिटी ओन रिसोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, राइट। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट, प्लेग्राउंड्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए कम्युनिटी ओन रिसोर्स के, ठीक है। तो अगर आपको आए लिखने के लिए तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो there are resources which are accessible to all members of the community.
कम्युनिटी के सारे मेंबर्स को एक्सेसिबल होगा वो रिसोर्स, तो उसको कम्युनिटी ओन रिसोर्स कहा जाएगा। उसके बाद आप एग्जांपल्स में लिख लेना, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक, ये सारी चीज़ें जो इनमें यहाँ पे मेंशन्ड है, ये सारी चीज़ आप एग्जांपल्स में लिख लेना, राइट। नेक्स्ट, नेशनल रिसोर्स। देखो, नेशनल रिसोर्स वो होते हैं जो टेक्निकली स्पीकिंग तो नेशनल रिसोर्स तो सारी ही चीज़ हो गए, जो भी हमारे बाउंड्रीज के अंदर आ रहा हो वो सारी चीज़ नेशनल रिसोर्स हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा गया है, टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन, द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू acquire even प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। जितनी वो सारी चीज़ें हैं नेशन के अंदर लाई कर रही है जो चीज़ें, वो सारे नेशनल रिसोर्स हो गए, ठीक है। एंड आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा कि कुछ ऐसी जगह होती है जो प्राइवेट होती है, लेकिन सरकार उन्हें भी यूज़ करके उन पे रोड्स बना देती है, उन पे कैनल्स बना देती है, राइट। तो उस कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सरकार यूज़ कर लेती है, ले लेती है, उनसे खरीद लेती है और उन पे एक नेशनल पब्लिक बना लेती है, पब्लिक यूजेबल थिंग बना लेती है, ओके। सो नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया, यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन बाय सम इंडिविजुअल। कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि ये रोड्स, कैनल्स, रेलवेज ये सब कंस्ट्रक्ट हो जाती है किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। सो वही यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू अक्वायर लैंड। जो शहरी अथॉरिटी होती है उनको गवर्नमेंट की तरफ से पावर मिलता है कि ये लैंड उन यो यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो सारे भी जो मिनरल्स है, वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, जितने भी चीज़, ओशन है, ओशन वाटर है, रिवर्स है, जितने भी चीज़ हमारे बाउंड्रीज के अंदर आती है, एक नेशन के बाउंड्री के अंदर आता हो, वो सारी चीज़ें रिसोर्स है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 12 nautical miles from the coast termed as territorial water। मतलब कोस्ट से 22.2 किलोमीटर जो वाटर है वो हमारा है, राइट। मतलब 12 नॉटिकल माइल्स का जो वाटर है वो हमारा है, ये हमारे नेशन को बिलोंग करता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स है जिन पे सारे कंट्रीज़ का अधिकार हो, और कुछ ऐसी भी अथॉरिटीज़, इंस्टीट्यूशन होती है जो कि कुछ रिसोर्सेस को रेगुलेट करती है, मतलब कुछ को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, कुछ को वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो द ओशन रिसोर्स बियॉन्ड 12 nautical miles of the exclusive economic zone belongs to open ocean and no individual country can utilize it। जो 12 nautical miles का जो जो भी सारे नेशंस के ओशन बाउंड्रीज को छोड़ के जो ओशन वाटर है
उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो है 12 नॉटिकल माइल्स। मतलब कोई भी एक नेशन हो और उनका एक पर्टिकुलर लिमिट सेट किया हुआ है कि आपका ये पर्टिकुलर लिमिट है, आपका रिसोर्स यहीं तक है। जैसे हमने अभी देखा था, हमारा था 12 नॉटिकल माइल्स, तो और भी किसी कंट्री का ऐसा ही होगा। सो उन सब को छोड़ के, जो भी ये बाउंड्रीज के अंदर आ रही है, उन सभी को छोड़ के जो बाकी ओशन का पार्ट बच रहा है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन और विदाउट एनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंटरफेस। इनके बिना हम यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, potential resource which are found in a region but have not been utilized। वैसे रिसोर्स जो कि एक रीजन में हमें वो मिल रहे हो, किसी भी रीजन में हमें वो मिल रहे हो, लेकिन हम उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब वो रिसोर्स अवेलेबल है बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, दैट इज potential resource। For example, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have been not developed properly। जो वेस्टर्न घाट्स है राजस्थान और जो वेस्टर्न पार्ट्स है इंडिया का, राजस्थान और गुजरात, तो वहाँ पे हम विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है जिनको हम यूज़ में ला सकते हैं। वहाँ पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत मात्रा में है, मतलब अगर हम चाहें तो उनको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, बट हम लोग उनको यूज़ नहीं कर रहे। सो जो जो चीज़ अवेलेबल है और उनको हम यूज़ नहीं कर रहे, सो दैट इज़ टर्म्ड एज पोटेंशियल रिसोर्स। ओके, एग्जाम्पल, Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have been not developed properly। Next, ये सारे अगर आपको definitions में आए तो इन सब में से आप कुछ कुछ points निकाल कर लिख लेना। If you guys want some notes of these chapters, then you can comment down below, I will provide you the notes। Next, developed resource। वैसे रिसोर्स जो कि डेवलप किए जा सकते हैं उनको हम डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। जिनको हम डेवलप किए कर सकते हैं फॉर आर यूटिलाइजेशन, उनको हम डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। और वो रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली फिजिबल होना, एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब उतना टेक्नोलॉजी हमारे पास हो कि हम उसे यूज़ कर सके, और अगर वो डेवलप किए जा सकते हैं तो उनको हम डेवलप्ड रिसोर्स कहेंगे, राइट। नेक्स्ट, स्टॉक materials in an environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these। are included among stocks। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसे चीज़ें, ऐसे मटेरियल जो कि इन्वायरमेंट में पड़ी हुई है और उनको उन पे हम कोई टेक्नोलॉजी लगाकर किसी भी तरीके से उनको प्रोसेस करके अगर हम उनका यूज़ करें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। मतलब वो चीज़ इन्वायरमेंट में बहुत अमाउंट में है बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको यूज़ कर पाए, ठीक है। वो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको एक्सेस कर पाए और यूज़ में ला पाए। सो दैट इज़ टर्म्ड एज स्टॉक। मतलब वो स्टॉक में है बट वी आर नॉट यूजिंग इट राइट नाउ। हमारे पास उतनी अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम उनको यूज़ कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन, वाटर। वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, H2O। सो ये दोनों इन्फ्लामेबल गैसेस, राइट। अगर हम इनको अलग कर दें तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एंड विल बी यूजिंग इट फॉर आवर बेनिफिट।
अगर अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दें H2O में से, तो ये दोनों हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, हम उनको यूज़ कर सकते हैं फर्दर बाद में। सो ये हमारे लिए एक काम की चीज़ हो जाएगी, बट स्टिल वी डोंट हैव दैट मच टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज, राइट? सो नेक्स्ट, reserves. Reserves are the subset of stock which can be put into use and with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectric power. I'm sorry guys, मैं स्लिप कर रही हूँ, सो प्लीज़ इग्नोर दैट. Hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus, the water in the dam, forest, etc. in a reserve can be used in the future. Reserves. रिजर्व रिसोर्स क्या होते हैं? वैसे रिसोर्स जो कि स्टॉक में पड़े हुए हों और उनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं ला रहे, राइट? उनको हम टू अ लिमिटेड एक्सटेंट ही हम उनको यूज़ कर पा रहे, बहुत जितना हमें यूज़ करना चाहिए हम उनको उतना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. सो दैट इज़ टर्म्ड एज रिजर्व्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन द डैम, forest, etc. is a reserve which can be used for the future. River water can be used, हाँ. सो जो रिवर वाटर है उनको हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए, बट वो उतना ज़्यादा अभी यूज़ हम नहीं कर पा रहे जितना हमें यूज़ करना चाहिए. सो अगर हम उनको उतना यूज़ कर पाएँ, उस लेवल तक यूज़ कर पाएँ, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. बट presently we are not using it to that extent, to that limit, right? So जो भी रिवर वाटर है, जो जहाँ भी वाटर पड़े हुए हैं उनको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करने के लिए ला सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए यूज़ में ला सकते हैं. बट उस लेवल तक हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट तक हम उनको यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज़ रिसोर्स, राइट? और अगर आपको आए डेफिनेशन में तो आप ये लिख सकते हो, अगर आपको डेफिनेशन में आए तो आप ये लिख सकते हो, राइट? Reserves are the subset of stock which can be put into use with the help of existing टेक्नोलॉजी. यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिख लेना, but their use has not been started. These are used for meeting future requirements, right? और अगर एग्जाम्पल बताना हो तो यहाँ पे ये लिख लेना, रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. ये एग्जाम्पल इसका हो गया. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस. होप यू गाइस लाइक्ड इट. इफ यू लाइक्ड इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर से, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. I'll be answering all your questions. And if you guys want notes of this chapter, then you can comment down below. I'll provide you the notes. Okay, so that's it for this. Good night, see ya.
बाय, हैव अ गुड डे।